हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ राज छेत्री और मैं आप सभी लोगों को मेरे अपने चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डब्ल्यू पुलिस एसआई और कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 9 कवर करने वाले हैं, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है ये क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज़ पूछा जाए। और एक चीज़, यदि आप लोग इस वीडियो का PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF नोट को डाउनलोड करने के लिए और रेगुलर वे में क्विज टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में दे दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को और देखते हैं आज के सेशंस का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। पहले तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट दैट वी ईट? हम जो सामान्य नमक खाते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन से सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सैलिसिलेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और आप लोग को इसका केमिकल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है आपका NaCl। NaCl इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड और इसको हम लोग टेबल सॉल्ट के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे किस नाम से बुलाते हैं? इसको टेबल सॉल्ट के नाम से, क्योंकि इसको टेबल में सॉल्व किया जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। क्लियर है ना? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और दूसरा है हम लोग के पास में, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला भी आप लोग को पता होना चाहिए, NaCO3। NaCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट का। क्लियर है? चलिए मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ। NaCO3, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेकिंग सोडा और सोडियम क्लोराइड इज NaCl। ये आप लोग को केमिकल फार्मूला भी पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को पॉज करना है, पहले क्वेश्चंस को खुद से आंसर करने की कोशिश करना है। क्वेश्चंस क्या है? फरक्का बैरेज इज अ मेजर रीजन फॉर कंटेंशंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? फरक्का बैरेज निम्नलिखित में से किस देश के बीच में एक विवाद का मुख्य कारण है? ऑप्शन से इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना और इंडिया नेपाल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये एक विवाद का कारण बना हुआ है फरक्का बैरेज। ठीक है ना? और ये कहाँ पर है? ये है आपका वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के कहाँ पर बोलने से, किस डिस्ट्रिक्ट में? ये आपका पड़ता है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना? कहाँ पर है? मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और एक चीज़, ये जो फरक्का बैरेज है वो किस रिवर के ऊपर बना हुआ है? फरक्का बैरेज बना हुआ है आपका गंगा रिवर के ऊपर। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका ऑपरेशन हुआ था 1975 में। आप लोग को ये डेट भी याद रखना है। पूछा जाता है कि जो फरक्का बैरेज है इसका ऑपरेशन कब हुआ था? 1975, अप्रैल 1975। कहाँ पर है? मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चंस वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। क्वेश्चंस क्या है? द वोटिंग एज इन इंडिया वाज रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स बाय दी। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। वो किस संशोधन के तहत कर दी गई थी? ऑप्शन से 61st अमेंडमेंट एक्ट, 63rd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट और 52nd अमेंडमेंट एक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 67th अमेंडमेंट एक्ट, अर्थात 61वें संशोधन अधिनियम। ठीक है, यानी कि 61st अमेंडमेंट एक्ट ये आया था आपका 1989 में आया था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989, इसमें क्या हुआ था कि जो वोटिंग एज था जो 21 ईयर्स हुआ करता था पहले, वो उससे घटा कर क्या बना दिया? इसको 18 ईयर्स बना दिया, अकॉर्डिंग टू 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। ठीक है ना? और ये जो 63rd अमेंडमेंट एक्ट है ये भी आपका आया था 1989 में। कब आया था? 1989। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ये ईयर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ये आया था आपका 1976 में। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट को। और ये जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। 52nd अमेंडमेंट एक्ट ये आया था आपका 1985 में। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा जाता है आपको? ये किससे डील करता है? ठीक है, ये डील करता है आपका एंटी डिफेक्शंस लॉ से। किससे? दल बदल के खिलाफ कानून। ठीक है, एंटी डिफेक्शंस लॉ ये कहाँ पर है? ये है आपका 10th शेड्यूल में। ये किस ईयर में आया था? ये आया था आपका 1985 में। बात क्लियर है? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1910, 52nd अमेंडमेंट एक्ट
85। क्लियर। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता है, यानी कि दल बदल के खिलाफ जो कानून है उसके बारे में बात करता है। और ये जो किस शेड्यूल में इसका उल्लेख मिलता है हम लोग को, ये 10th शेड्यूल में। ठीक है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस डील्स विथ एंटी डिफेक्शन लॉ। 10th शेड्यूल SCES 10th शेड्यूल। ठीक है, 10वीं अनुसूची किसके बारे में, DULE शेड्यूल। 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट 52nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जो राज्य के मतलब किसके बारे में बताता है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता है। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस क्या है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1 फॉर 1 मंथ इज 1 पैसा, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल बी। यदि ₹1 पर 1 महीने का साधारण ब्याज 1 पैसा होता है तो हमें बताना है वार्षिक ब्याज दर क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए। लिखा हुआ है क्या, देखिए हम लोग को दिया हुआ है टाइम कितना है, टाइम 1 मंथ है। 1 मंथ का मतलब होता है ईयर में 1/12 ईयर, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1 पैसा, और 1 पैसा को हम लोग यदि रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/100 रुपीज़। क्लियर है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, 1/100 रुपीज़। और जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है हम लोग के पास है, प्रिंसिपल है ₹1, यानी कि ₹1 पर 1 महीने का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, 1 पैसा होता है। तो हम लोग को बताना है वार्षिक मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। क्लियर है। तो हम लोग को पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P/R/T, PRT/100 होता है। ये तो पता है ना आप लोग को, बस आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर रख देना है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को मिल रहा है 1/100 रुपीज़। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1/100 रुपीज़। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए अब प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल ₹1 लिख दिया। रेट तो हम लोग को फाइंड आउट करना है। टाइम कितना है, टाइम है 1/12 ईयर। ठीक है, 1/12 ईयर्स डिवाइडेड बाई क्या होगा, 100 होगा। अब देखिए, अब ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और हम लोग के पास में इधर में बचेगा क्या, R/12। 1 = R/12 बचेगा, वो R/12। तो यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो R = क्या आ जाएगा, 12%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका 12%। हम लोग को रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो ये क्या होगा, 12% होगा। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, इफ Q = 10, फैक्स = 50, देन जेरोक्स = व्हाट। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए लेटर का न्यूमेरिकल कोड। ठीक है, तो हम लोग को पता है जो Q होता है, Q का न्यूमेरिकल कोड क्या होता है, ये होता है आपका 17। लेकिन हम लोग को दिया हुआ है कितना, 10। तो हम लोग को और एक चीज़ पता है कि Q का जो अपोजिट लेटर होता है वो क्या होता है, J, और J का न्यूमेरिकल कोड क्या होता है, 10 होता है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर जो 10 लिखा हुआ है Q का मान नहीं है, एक्चुअल में किस लेटर का ये न्यूमेरिकल कोड है, ये आपका J का कोड है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग को क्या लेना है, अपोजिट लेटर लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो F लिखा हुआ है, F का अपोजिट क्या होता है, U होता है, और A का अपोजिट Z, और X का अपोजिट क्या होता है, C होता है। ठीक है, तो चलो एक बार चेक करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पर U का न्यूमेरिकल कोड होता है 21, और Z का न्यूमेरिकल कोड होता है 26, और C का न्यूमेरिकल कोड होता है क्या, 3। अब इनको ऐड करके देखिए तो ये किसके बराबर आता है, 50 के बराबर आता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, पहले जेरोक्स में से जेरोक्स का जो अपोजिट लेटर है उसको लिख लेते हैं। X का जो अपोजिट होता है वो होता है आपका C। ठीक है, यहाँ पर देखिए X का अपोजिट क्या होता है, C होता है, और E का अपोजिट होता है आपका V। ठीक, R का अपोजिट होता है क्या, बताइए, R का अपोजिट होता है आपका I। ठीक है ना, और O का अपोजिट होता है L, और X का अपोजिट होता है आपका क्या, C। अब हम लोग के पास में CVILC। अब इसका हम लोग न्यूमेरिकल कोड लिखेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद में ऐड करके सम को चेक करेंगे। ठीक है, ये रहा 3 और ये रहा P का न्यूमेरिकल कोड होता है 22, और ये आपके लिप्स में होना चाहिए, तभी जाके आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर पाएंगे। देखिए ये 12 होता है और ये क्या होता है, 3 होता है। अब हम लोग सबको एक बार ऐड करके देखेंगे। देखिए ये क्या कितना हो जाएगा, देखिए 15, 15, 9, 24, और ये 22 कितना हो जाएगा, 46, 46 + 3 कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 49 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बात आई समझ में। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को लेटर का न्यूमेरिकल कोड याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद से करने की कोशिश करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ग्रेड का जो ग्रेड को कैसे कोड किया गया है, ग्रेड को कोड किया गया है JOEJK। ठीक है,
तो ठीक उसी प्रकार से जेब्रा को हम लोग कैसे कोड करेंगे, तो हम लोग को न्यूमेरिकल कोड पता हो तो हम लोग इजीली कर देंगे। देखिए जी का न्यूमेरिकल कोड क्या होता है, जी का न्यूमेरिकल कोड होता है आपका 7, ठीक है। आर का न्यूमेरिकल कोड 18, ठीक। ई का न्यूमेरिकल कोड 5, ए का न्यूमेरिकल कोड 1। मैं यहाँ पर आप लोग को लिख के दिखा रहा हूँ, उतनी लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। टी का न्यूमेरिकल कोड 20, ठीक। उसी प्रकार से जे का न्यूमेरिकल कोड कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। और ओ का 15, बात क्लियर, ये रहा ओ। ई का कितना होता है, ई का होता है आपका 5, जे का होता है 10 और के का होता है 11, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ का फर्स्ट लेटर और यहाँ का फर्स्ट लेटर का न्यूमेरिकल कोड देखिए कितना है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 10 है, दोनों का गैप कितने का है, 3 का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए गैप कितने का है, यहाँ पर भी गैप 3 का है, लेकिन यहाँ पर लेटर नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहाँ पर क्या हुआ है देखिए 7 में 3 ऐड करने पर 10 होता है और 18 में 3 माइनस करने पर क्या होता है, ये 15 होता है। तो यहाँ पर +3 किया है और यहाँ पर क्या किया है, -3 किया है, ठीक है। यहाँ पर +3 और यहाँ पर -3 किया है, बात आई समझ में, ठीक। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 5 का 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। अब यहाँ पर देखिए 1 में 9 ऐड किया है तो ये 10 होता है और 20 में 9 माइनस करने पर क्या होता है, 11 होता है। तो हम लोग सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे जेब्रा में। तो देखिए जेब्रा में ZEBRA, जेब्रा का हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल कोड। तो ये 26 होता है, ये 5 होता है, ये 2 होता है, ये 18 होता है और ये होता है आपका 1, ठीक। अब देखिए इधर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर 26 में क्या घटाएंगे, 26 में हम लोग 3 ऐड करेंगे ना, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 29, और 29 का मतलब होता है, देखिए 26 का मतलब होता है Z, तो 27 दोबारा से A, फिर 28 B, 29 क्या होगा C। तो जो सबसे पहला लेटर बनेगा वो क्या बनेगा, C बनेगा। ऑप्शंस में कहाँ पर है C, ऑप्शन नंबर A में नहीं है, B में नहीं है, केवल C में है, C और D में है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे और 5 में 3 माइनस करने पर क्या होगा, ये 2 होगा, क्योंकि पहले 3 ऐड करना है, 3 प्लस करना है और फिर बाद में 3 माइनस करना है, ठीक है। तो 5 में 3 माइनस करने पर 2, और 2 का न्यूमेरिकल कोड लेटर कोड क्या होता है बताइए, B होता है या नहीं होता है। इसका मतलब सेकंड लेटर जो बनेगा वो B बनेगा, तो दोनों में B है। चलिए अब जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो क्या आएगा, सेम, यानी कि जैसे 5 पर 5 था तो यहाँ पर B पर क्या B मतलब 2 पर 2 बनेगा, यहाँ पर भी क्या होगा 2, इसका मतलब B होगा, CBB। ऑप्शंस में दोनों में ही। अब हम लोग के पास में देखिए नेक्स्ट है हम लोग के पास में यहाँ पर R, और हम लोग ने यहाँ पर क्या किया था कि हम लोग ने यहाँ पर इस वाले लेटर में क्या किया था, 9 को ऐड किया था, 1 + 9 10। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 9 ऐड कर देंगे, किस में, 18 में। 18 में 9 ऐड करने पर क्या होगा, ये 27 होगा, और 27 का मतलब क्या होता है, A होता है, ठीक है। CBBA, ऑप्शन नंबर डी में हम लोग को मिल गया आंसर। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से आंसर करने की कोशिश करना है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विथ नेपाल, ठीक है। भारत के कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ में अपना बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेट्स हम लोग को बताना है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है, देयर आर 5 स्टेट्स इन इंडिया दैट शेयर्स बॉर्डर विथ नेपाल, ठीक है। कितने राज्य हैं, 5 राज्य। आप लोग को नाम भी याद रखना है, यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और बिहार, ठीक। ये 5 स्टेट्स है जो नेपाल के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है, ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को पॉज कीजिए और पहले क्वेश्चन को खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, मार्बल कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ रॉक्स, संगमरमर किस श्रेणी के चट्टानों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन से सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और नॉन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मेटामॉर्फिक रॉक, अर्थात जो मार्बल्स होता है वो किसके अंतर्गत आता है, मेटामॉर्फिक रॉक के अंतर्गत आता है। चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जानने की कोशिश करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इग्नियस रॉक के। देखिए इग्नियस रॉक में एक फेमस एग्जाम्पल है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट किस टाइप के रॉक्स का एग्जाम्पल होता है, ये इग्नियस रॉक का। उसी प्रकार से सेडिमेंट्री रॉक से कुछ एग्जाम्पल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, एस फॉर सेडिमेंट्री, एस फॉर सैंडस्टोन, आप लोग इसको भी इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन, सेल, कॉन्ग्लोमेरेट, जिप्सम, ये वो सारे फेमस एग्जाम्पल्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक से। ठीक उसी प्रकार से मेटामॉर्फिक रॉक का एक फेमस एग्जाम्पल है, वो क्या है, मार्बल। तो मार्बल किसके अंतर्गत आता है, मेटामॉर्फिक रॉक के अंतर्गत आता है। और आप लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना है, एक स्लेट, ठीक है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
9। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस क्या है, 6 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। सुबु इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू, रेवती इज बिटवीन सुबु एंड निशा, अरुणा इज बिटवीन पप्पू एंड कीर्तना, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ कीर्तना। 6 लड़कियां इस प्रकार से खड़ी है कि वे केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त बनाती है। सुबु पप्पू की बाईं ओर है, रेवती सुब्बू और निशा के बीच है, अरुणा पप्पू और कीर्तना के बीच में है, तो कीर्तना की बाईं ओर कौन है। ठीक है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर सर्कल। इस प्रकार से देखिए एक सर्कल है, यहाँ पर 6 लड़कियाँ इस प्रकार से खड़ी है कि सेंटर की तरफ इनका क्या है, मुँह है। मुँह, इनका मुँह किस तरफ है, सेंटर की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को पता होना चाहिए लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशंस, और लेफ्ट क्या होता है और राइट क्या होता है, ये हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। जब आप लोग सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में क्लॉकवाइज डायरेक्शंस की तरफ मूव करते हैं तो ये होता है आपका लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज। जब हम लोग घड़ी के डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो वो होता है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शंस होता है आपका लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज। ठीक, हम लोग राइट डायरेक्शन में जाना चाहता है तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। एंटी क्लॉक यानी घड़ी के विपरीत दिशा में हम लोग को क्या करना होता है, मूव करना होता है। बात आई समझ में। तो चलिए अब हम लोग इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 6 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन सच अ वे दैट दे फॉर्म ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। सुबु इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू। तो सबसे पहले हम लोग पप्पू को कहीं पर रख लेते हैं, मान लेते हैं कि पप्पू यहाँ पर है, पप्पू यहाँ पर है। ठीक है, अब जो सुबु है वो लेफ्ट में है, किसके लेफ्ट में है, पप्पू के लेफ्ट में। और लेफ्ट क्या होता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब सुबु यहाँ पर होगी। ठीक है ना, सुबु यहाँ पर होगी। देखिए सुबु को मैंने यहाँ पर रख लिया। सुबु इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, नेक्स्ट देखिए, लेफ्ट ऑफ पप्पू। रेवती इज बिटवीन सुबु एंड निशा। रेवती किसके बीच में है, सुबु और निशा के बीच में है। सुबु कहाँ पर है, सुबु यहाँ पर है, और जो रेवती है वो यहाँ पर होगी, क्योंकि दोनों के बीच में कौन है, किसके बीच में है, रेवती सुबु और निशा के बीच में है रेवती। बात आई समझ में। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए अरुणा इज बिटवीन पप्पू एंड कीर्तना। अरुणा कहाँ पर है, अरुणा पप्पू और कीर्तना के बीच में। तो पप्पू यहाँ पर है, तो अरुणा कहाँ पर है, कहाँ पर होगी, अरुणा यहाँ पर होगी, पप्पू और कीर्तना के बीच में। तो कीर्तना यहाँ पर लाई करेगी। ठीक है, कीर्तना का स्पेलिंग KEERTHAN, ये रहे कीर्तना आपका। ठीक है ना। तो हम लोग से पूछा हुआ क्या, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ कीर्तना। कीर्तना के लेफ्ट में कौन है। लेफ्ट का मतलब होता है क्लॉकवाइज। अब आप लोग को देखना है कि कीर्तना का लेफ्ट इधर में होगा या इधर में होगा, ये आप लोग को देखना है। ठीक है, तो कीर्तना का लेफ्ट क्या होगा, ये वाला होगा, यानी कि कीर्तना के लेफ्ट में कौन है आपका, ये आपका अरुणा। ठीक है ना, कीर्तना के लेफ्ट में कौन है, अरुणा है। बात आई समझ में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अरुणा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चंस को खुद से आंसर करने की कोशिश करना है। पहले क्वेश्चंस क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क। अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन से जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सोशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स और थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1921 में, लेकिन इन्होंने रिसीव कब किया था, 1922 में। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। पूछा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस साल को मिला था, तो ये ईयर कौन सा होगा, 1921। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नंबर 6 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, 2, 4, 7, 12, 19, 30, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये हम लोग से पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गैप चेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 2 और 4 के बीच का जो गैप है वो कितने का है, 2 का। यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर कितने का है, 7 का है, यहाँ पर कितने का है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 11 का है। तो जो नेक्स्ट गैप आएगा वो कितने का आएगा, ये हम लोग को यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो देखिए जो मुझको नंबर दिख रहा है यहाँ पर, जो सीरीज़ दिख रहा है ये 2, 3, 5, ये वाला सीरीज़, इसको ध्यान से देखना है ये किस प्रकार का सीरीज़ है। तो आप लोग बोलेंगे सर ये प्राइम नंबर वाला सीरीज़ है। कैसा सीरीज़ है ये, प्राइम नंबर वाला सीरीज़। ठीक है, प्राइम नंबर सीरीज़ साफ साफ दिख रहा है, प्राइम नंबर सीरीज़ है। तो देखिए
फर्स्ट प्राइम नंबर मीन्स स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, 5, 7, 11, तो नेक्स्ट कौन सा प्राइम नंबर आएगा, वो आएगा आपका 13, ठीक है। तो यानी कि जो नेक्स्ट गैप रहेगा दो नंबरों के बीच में वो 13 का रहेगा, तो 30 में हम लोग 13 ऐड कर देंगे तो जो नंबर आएगा नेक्स्ट वो क्या होगा 43। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 43। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस क्या है, डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय, डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शंस, हरगोविंद खुराना, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जेम्स वाटसन एंड हरगोविंद खुराना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। यानी कि डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग को लेटर का न्यूमेरिकल कोड पता होना चाहिए। और हम लोग के पास में जो सीरीज है वो क्या है, FJ, HL, LP और NR, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेटर का न्यूमेरिकल कोड लिख लेते हैं। तो F का जो न्यूमेरिकल कोड होगा वो क्या होगा 6 होगा, H का क्या होगा 8 होगा, और L का 12 और N का क्या होगा 14 होगा। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो गैप है यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में वो कितने का है, 2 का है। यहाँ पर गैप कितने का है, 2 का है। तो बताइए 8 में 2 ऐड करने पर कितना होगा, 10 होगा। यानी कि जो नेक्स्ट नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 10 बनेगा। इस सीरीज का जो नेक्स्ट नंबर बनेगा वो 10 बनेगा, ठीक है ना। तो 10 का लेटर कोड क्या होगा, 10 का लेटर कोड होगा आपका J, ठीक, J। ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसका लिखेंगे। देखिए J का न्यूमेरिकल कोड क्या होता है 10, और ये L का न्यूमेरिकल कोड क्या होगा 12 होगा। और यहाँ पर भी हम लोग को दिख रहा है कितने का गैप, 2 का, ठीक है। तो P का न्यूमेरिकल जो कोड क्या होगा वो 16 होगा, R का क्या होगा 18 होगा। तो यहाँ पर भी गैप कितने का है, 2 का है। तो देखिए क्या होगा 10 + 2 12, 12 + 2 क्या होगा 14, 14 + 2 क्या होगा 16, 16 + 2 18। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर 14 का लेटर कोड लगाना है। तो 14 का लेटर कोड क्या होगा, N होगा। अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो JN होना चाहिए। क्या होना चाहिए, JN। तो JN किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर B में। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। वीडियो को पॉज करना है, खुद से आंसर करने की कोशिश करना है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के संरक्षण के बारे में। ऑप्शन से आर्टिकल 39A, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 300A और आर्टिकल 51A। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आर्टिकल 51A। ये किसके बारे में है, ये आपका पर्यावरण के संरक्षण के बारे में। बात आई समझ में। जो आर्टिकल 39A है ये बताता है किसके बारे में, फ्री लीगल एड टू द पुअर, यानी गरीबों को मुफ्त में कानूनी सेवा, फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है ना। फ्री लीगल एड टू द पुअर, AIDA, एड टू द पुअर मीन्स गरीबों को मुफ्त में कानूनी सेवा, ठीक है। आर्टिकल 300A ये आपका राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। आर्टिकल 300A ये पार्ट 12 में राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 300A। और नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग के पास में आर्टिकल 51 है, ये आपका है पार्ट 4A। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, पूछा जाता है पार्ट 4A। और आर्टिकल जो 51A है ये बताता है आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। किसके बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल पोटैटो रिसोर्स इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन से कलकत्ता, हैदराबाद, नागपुर और शिमला। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका शिमला, ठीक है। शिमला में इसका हेडक्वार्टर है, आप लोग को ध्यान में रखना है किसका, सेंट्रल पोटैटो रिसोर्स इंस्टीट्यूट। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, अ पर्सन कवर्स 40% of the distance with the speed of 60 km/h and the remaining with the speed of 40 km/h. What is the average speed for the whole journey in km/h? एक व्यक्ति है जो 40% दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और शेष 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से क्या करता है, उसको तय करता है। तो हमको बताना है क्या, औसत गति या एवरेज स्पीड, ठीक है। और एवरेज स्पीड का आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड,
टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ये आप लोग को पता होना चाहिए, टोटल टाइम टेकन, तभी जाके आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस है 100%, क्योंकि परसेंटेज में दिया है तो 100 किलोमीटर मान सकते हैं हम लोग, या 100% मान सकते हैं। तो अ पर्सन्स कवर 40% ऑफ द डिस्टेंस विद 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए 40% डिस्टेंस, 40% डिस्टेंस का मतलब होता है 40 किलोमीटर या 40 यूनिट या 40%। ठीक है, इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं। इसको, इस डिस्टेंस को वो किस स्पीड से कवर करता है, इस डिस्टेंस को कवर करता है वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है ना, डिस्टेंस है 40 किलोमीटर या 40 यूनिट, इसको कवर करता है वो किस स्पीड से, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करता है। अब नेक्स्ट जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना बचा हुआ है, 40 तो कवर हो गया, अब करना कितना है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। अब इस 60 किलोमीटर डिस्टेंस को वो किस स्पीड से कवर करता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। यहाँ पर देखिए स्पीड कितना है, यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे टाइम, क्योंकि हम लोग को टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। ठीक है, तो टोटल टाइम क्या होगा, देखिए यहाँ पर कितना टाइम लगा हुआ है, यहाँ पर टाइम लगा होगा इसको 40/60 डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है ना, और यहाँ पर कितना टाइम लगा होगा, उसको लगा होगा 60/40। बात क्लियर है, 60/40 यहाँ पर टाइम लगा है। तो बताइए ओवरऑल कितना टाइम लगा, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो ये और ये तो कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब देखिए 2 से ये 2/3 और ये हो जाएगा आपका 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा बताइए आप लोग, ये आएगा आपका 2 2 जो 4, 3 3 9, 4 + 9 क्या होगा, ये 13 बाई दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। ठीक, ये लगा टाइम किस में, आवर में। बात क्लियर है। अब हम लोग को निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग को चाहिए टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना माना है हम लोगों ने, 100 किलोमीटर या 100%। ठीक है ना, 100 किलोमीटर, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग इसको डिस्टेंस किलोमीटर में मान लेते हैं, 100 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अब टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 13/6। तो अब हम लोग इससे इसको भाग कर देंगे, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो ये 600 हो जाएगा। 600/13 इसको डिवाइड करने पर क्या आएगा बताइए, 600/13 आ जाएगा। इसको फ्रैक्शंस में भी हम लोग, मिक्स फ्रैक्शंस में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 600/13, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। क्वेश्चन क्या है, by selling 72 articles a loss equal to the selling price of 8 articles was incurred. What is the loss percentage? 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए हम लोग को कितना आर्टिकल सेल करना है, 72 आर्टिकल सेल करना है। तो 72 आर्टिकल सेल करने के लिए सबसे पहले हम लोग के पास में 72 आर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, और हम लोग को पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पर हो रहा है लॉस, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए लॉस क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस का फॉर्मूला सिंपल सा आप लोग को पता है कि सीपी ज़्यादा होता है किससे, एसपी से। सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस होता है या नहीं होता है बताइए, लॉस होता है। चलिए बात क्लियर है। अब देखिए सीपी यानी कि कितना बिक्री करना है उसको, 72 आर्टिकल्स बिक्री करना है। तो सबसे पहले वो 72 आर्टिकल्स खरीद के लाएगा, और उसको ख़रीदा था उसने 72 सीपी में, ऐसे कर लिया मैंने। और बेचा कितना है, उतने जितना खरीदा उतना ही 72 ही बेचा, यानी कि 72 एसपी में बेचा। और बेचने पर उसको जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, लॉस हुआ उसको 8 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है ना, यानी कि 8 एसपी के बराबर उसको लॉस हुआ, 8 एसपी के बराबर उसको लॉस हुआ। बात क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, एसपी को एक साइड लाएंगे। तो देखिए ये 72 सीपी इज इक्वल टू 72 को इधर लाने पर ये क्या बन जाएगा, 80 72 + 8 80 एसपी बन जाएगा। ठीक है, इसको छोटा भी आप लोग कर सकते हैं, कैंसिल करके देखिए 8 से 9 टाइम, 8 से कितनी बार, 10 बार। तो यहाँ से आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि आप लोग को क्या करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सीपी बराबर 10 और एसपी बराबर क्या होगा, 9। ठीक, सीपी और एसपी का यदि मैं रेशियो निकालूँ सीपी और एसपी का, तो सीपी कितना है, सीपी है 10 और एसपी है कितना, 9। तो लॉस कितने का हुआ, 1 का लॉस हुआ। कितने में लॉस हुआ, 10 पे। तो कितना परसेंटेज का लॉस हुआ, तो हम लोग लॉस परसेंटेज आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं, लॉस परसेंटेज 10 है। ठीक है, इसको हम लोग मेंटली भी कर सकते थे, इतना करने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ पर एक थोड़ा डिटेल में करके आप लोग को समझा रहा हूँ। हमेशा लॉस परसेंटेज जब हम लोग को निकालना हो, तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल सा लॉस बाई सीपी करना होता है, और इनटू क्या करना होता है, 100 करना है। ये मैं बेसिक फार्मूला बता रहा हूँ यहाँ पर आप लोग को लॉस परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
18। वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चंस को खुद से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना है। क्वेश्चंस क्या है देखिए, इनमें से हम लोग किस साइन को इंटरचेंज करें कि करने पर ये जो इक्वेशन से ये करेक्ट होगा। ठीक, तो इक्वेशन से हम लोग के पास में 24, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को ही यहाँ पर पिक करके रखते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग को क्या करना, प्लस और इनटू को इंटरचेंज करना है, तो डिवाइड को एज इट इज रख लेते हैं। मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन उठाया प्लस और इनटू, तो डिवाइड को एज इट इज रखना है, प्लस को क्या कर देना है, इंटू कर देना है। मैंने इंटू कर दिया यहाँ पर, देखिए प्लस को मैंने इंटू कर दिया, और यहाँ पर क्या है 13 माइनस में चेक कर रहा हूँ, जिस आंसर पे ये करेक्ट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए माइनस है तो माइनस को एज इट इज रखा है, यहाँ पर 54, इंटू को क्या करना है, इंटू को प्लस करना है, क्योंकि प्लस और इंटू को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू है तो हम लोग इंटू को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और ये क्या होगा 2। तो चलिए अब चेक करके देखते हैं कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले भाग करते हैं 2 से, ये कितनी बार, 12 बार, तो ये 12 गुना 13 156, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करने पर ही ज़्यादा बन रहा है, यानी कि 24 के बराबर ये नहीं आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है ये गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए गलत है, तो ऑप्शन बी को पिक करते हैं, माइनस और इंटू को चेंज करके देखते हैं। देखिए हम लोग के पास में 24 डिवाइड 2 प्लस ये है ना 13 माइनस 54 है, और इंटू क्या है 2 है, और इसके ये किसके बराबर आना चाहिए, 24 के बराबर। तो हम लोग अब यहाँ पर माइनस और इंटू को चेंज करते हैं, तो ये 24 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 13, माइनस को इंटू कर देते हैं 54, और इंटू को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि माइनस और इंटू है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ पर मुझको लग रहा है और ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हम लोग का आंसर नहीं हो पाएगा। बात क्लियर है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट चेक करते हैं इंटू और डिवाइड को, यदि ये भी नहीं होगा तो फिर हम लोग का आंसर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात आई समझ में। चलिए हम लोग चेक करते हैं इंटू और डिवाइड को, रख के देखते हैं एक बार रखने में क्या जाता है। तो चलिए चेक करके मैं दिखा देता हूँ आप लोग को कैसे चेक करना होता है। यहाँ पर देखिए 24 है, इंटू और डिवाइड को चेंज कर रहा है, तो डिवाइड को मैं सबसे पहले इंटू कर देता हूँ यहाँ पर 2 प्लस 13 माइनस 54। अब ये इंटू को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 2 से। अब चेक करते हैं कि 24 के बराबर आता है या नहीं आता है। तो ये हो जाएगा आपका 48 प्लस 13, ये होगा आपका 27। बात क्लियर। चलिए अब इसको ऐड कीजिए, ये 61 हो जाएगा, और 61 माइनस 27 ये 24 नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। पता ही समझ में। चलिए आप लोग को ऐसे चेक करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस क्या है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन बॉडी। निम्नलिखित में से कौन शरीर में सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन से थायराइड, एड्रेनल, पिट्यूटरी और लीवर। तो सबसे पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड मीन्स वो सारे ग्लैंड जो हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है। जितने भी हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या होता है, आपका सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, और इसका लोकेशन कहाँ पर होता है ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। ये होता है आपका नेक में। कहाँ पर होता है, नेक में। और इसको हम लोग जानते हैं एडम सेप्पल के नाम से भी, याद, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, एडम सेप्पल। पूछा जाता है एग्जाम में, वो कौन से ग्लैंड है जिसको हम लोग एडम सेप्पल के नाम से जानते हैं, वो होता है आपका थायराइड ग्लैंड। और ये एक हार्मोन रिलीज करता है, वो हार्मोन को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, और ये नेक्स्ट देखिए एड्रेनल ग्लैंड, ये होता है हमारे किडनी के टॉप में। बात आई समझ में। एक ट्रायंगुलर शेप एक ग्लैंड होता है हमारे किडनी के टॉप में, जिसको हम लोग जानते हैं एड्रेनल ग्लैंड के नाम से। और ये जो हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग जानते हैं एड्रेनालाइन हार्मोन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका लोकेशन होता है हमारे ब्रेन पर, और ये एक पी साइज ग्लैंड होता है। जो जितने भी हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड है, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, उन सारे ग्लैंडों को कंट्रोल करने का काम करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, मास्टर ग्लैंड। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को खुद से सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस क्या हम लोग के पास में, देखिए क्वेश्चन से 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 7, इसको हम लोग लिख लेते हैं -1, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये है आपका 8 प्लस क्या 9 और ब्रैकेट क्लोज। और नीचे देखिए, नीचे हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये है आपका 4 प्लस 4 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 4
इंटू ऑफ, देखिए 4 इंटू ऑफ मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 4 16 बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ऑफ करना होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग के पास में आएगा 3 डिवाइडेड बाई, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं 5 माइनस, हम लोग चाहे तो इसको डायरेक्टली भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को करके दिखा रहा हूँ। ये -1 और इंटू क्या होगा, ये 8 प्लस 9, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब नीचे क्या हम लोग के पास में, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए ये हो जाएगा आपका 4 + 4 इंटू 4/16, क्लियर। तो ये इससे कितनी बार, 4 टाइम, तो 4 से ये 4 कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पर नीचे में क्या, नीचे तो बनेगा हम लोग के पास में 5। बात क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये 3 होगा, 3 डिवाइडेड बाई, इसको देखिए तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये 5 इंटू 8 ये बन जाएगा आपका 40 और प्लस ये क्या होगा 9 होगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ये बन जाएगा ओवरऑल आपका 54, क्या बनेगा 54। ठीक है, और 54 को 3 से 54 से 3 को डिवाइड करना है तो ये 1/18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए 3 को ना 54 से डिवाइड करना है तो ये क्या बन जाएगा, ये तो 1/18 बन जाएगा, है नहीं, तो ये बन जाएगा आपका 1/18। ठीक है, 1/18, ऊपर में 1/18 और नीचे हम लोग के डिनोमिनेटर में क्या है 5 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये देखिए 1/18 को 5 से डिवाइड करना है, 1/18 को किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। ठीक, और 1/18 को 5 से डिवाइड करने पर ये बन जाएगा 1/18 इंटू 5, क्या बनेगा ये 1/90। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1/90, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करना है। ठीक है, देखिए 5a = 13b = 7c, देन द वैल्यू ऑफ a = b = c। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग इसको बहुत मतलब डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं, इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को निकालना है a = b = c, तो हम लोग किसको कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इस 5 को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, b और c का जो कोएफिशिएंट है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए b और c का कोएफिशिएंट क्या है, 13 और 7, क्लियर। a का वैल्यू निकालना है ना, तो हम लोग b और c के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 × 7 क्या होगा, ये 91, क्लियर है। अब देखिए b का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, b का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, b को थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देंगे और हम लोग क्या करेंगे, c और a के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 35 होगा। बात क्लियर है। अब देखिए हम लोग को c का वैल्यू चाहिए तो हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग किसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, c को छोड़कर हम लोग b और a के कोएफिशिएंट को इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए 13 × 5 क्या होगा, 65। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 91:35:65। ठीक है ना, तो ये कहाँ पर होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी में। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। पहले देखिए क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है हम लोग से, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज़ 4:20, यानी कि समय जब 4:20 होता है तो उस समय घड़ी के घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, कितने डिग्री का कोण बनता है, वो हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को बताया हुआ है ऑलरेडी कि जब भी एंगल निकालना हो तो एंगल निकालने के लिए आप लोग को एक डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, मोड लगा के देखिए यहाँ पर, ये आप लोग को पता होना चाहिए, 30h -11/2m। यदि आप लोग को ये फॉर्मूला पता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन, क्लियर है ना। अब यहाँ पर एच का मतलब होता है, यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है 4:20, अब ये इसको ये 4 रिप्रेजेंट करता है एच को, और ये जो 20 है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एम को, क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे, तो 30 × 4, 4 मीन्स एच, क्लियर है ना। नेक्स्ट माइनस क्या है, 11/2, एम कितना है, एम है आपका 20, क्लियर। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ये कितनी बार, ये जाएगा आपका 10 टाइम्स, बात क्लियर है ना। अब ये आ जाएगा आपका 120 और ये होगा आपका 110। तो बताइए कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपका बनेगा 10 डिग्री का एंगल। कब, 4:20 में घड़ी के जो घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई है उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 10 डिग्री का बनेगा। बात आई समझ में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चंस क्या है, देखिए क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है क्या, इन विच सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द ट्राइकलर फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा को फहराया गया था।
ऑप्शन से कलकत्ता सेशन 1920, लाहौर सेशन 1929, नागपुर सेशन 1930 और हरिपुरा सेशन 1938। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लाहौर कांग्रेस 1929। बात आई समझ में, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान ही क्या किया गया था, भारत में पहली बार तिरंगा झंडा को फहराया गया था। ठीक है ना, कब, ये भी आप लोग को डेट भी याद रखना है। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को किसने फहराया था ये भी आप लोग को याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। क्लियर है ना, 31 दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर के रावी नदी के तट पर भारत के तिरंगे झंडे को फहराया और फहराने के बाद में देशवासियों से ये अपील की कि अब से हर वर्ष 26 जनवरी के दिन को भारत के हर व्यक्ति 26 जनवरी को एज ए स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाएगा। ठीक है ना, तो ये उन्होंने घोषणा किया था। इसी को ही हम लोग बोलते हैं किसके नाम से, लाहौर डिक्लेरेशंस के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। बात आई समझ में, तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को भारत के ट्राइकलर फ्लैग को होस्ट किया। कब, मिडनाइट को होस्ट किया और ये डिक्लेयर कर दिया कि हर 26 जनवरी को अब हर भारतीय क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:5 है। इफ इस नंबर इज इंक्रीज बाई 7, यदि दोनों संख्याओं को साथ साथ बढ़ा दिया जाए तो रेशियो चेंज होके क्या हो जाता है, 5:6 हो जाता है। तो हमें क्या बताना है, नंबर्स क्या है। ठीक है, हमारे पास में देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 नंबर से, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है, और इन 2 नंबरों का जो रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो दिया हुआ है हम लोग को 3:5। जब मैं दोनों नंबरों को बराबर बढ़ा देता हूँ, यानी कि साथ साथ बढ़ा देता हूँ, तो रेशियो चेंज होके कितना हो जाता है, ये 5:6 हो जाता है। तो अब हम लोग को क्या करना है, तो देखिए मैंने दोनों को कितना बढ़ाया, यहाँ पर 7 इंक्रीज़ किया हुआ है। ठीक है, तो 7 इंक्रीज़ कराने पर क्या हो गया कि जो रेशियो था ये चेंज होके कितना हो गया, 5:6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने रेशियो में, पहले मेरा जो रेशियो था, यानी कि जो फर्स्ट नंबर था वो मान लेते हैं कि 3 यूनिट था, अभी चेंज होके कितना हो रहा है, 5 यूनिट। तो यहाँ पर कितना यूनिट इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पर 2 यूनिट इंक्रीज़ हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर 5 है, ये इंक्रीज़ होके 6 हो गया। यहाँ पर कितना यूनिट इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है केवल 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों को मैंने सेम यूनिट इंक्रीज़ किया है, यानी कि साथ साथ बढ़ा दिया है, दोनों को बराबर बढ़ाया है। तो यहाँ पर रेशियो में क्यों ऐसा हो रहा है कि ये एक 2 बढ़ रहा है और एक बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर रेशियो को सही करने की कोशिश करेंगे। तो रेशियो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है, और ऊपर वाले जो रेशियो है इसका डिफरेंस देखिए कितने का है, यहाँ पर 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों के मतलब जो डिफरेंस है ना, यहाँ पर नीचे वाले के डिफरेंस से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर वाले डिफरेंस से हम लोग नीचे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेशियो सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग के पास में ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, रेशियो को सही करने की कोशिश करेंगे। इस 1 से 3 और 5 को डिवाइड करेंगे तो ये 3:5 ही रहेगा एज इट इज़, और ऊपर का जो डिफरेंस है 2, इससे हम लोग नीचे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा आपका 12। ठीक है ना। अब देखिए जो रेशियो है, अब देखिए रेशियो पहले 3:5 था, अभी चेंज होके कितना हो गया, 10:12। तो कितना बड़ा बोलने से यहाँ पर बढ़ रहा है ये 7 यूनिट। कितना बढ़ रहा है, ये 7 यूनिट बढ़ रहा है, और यहाँ पर ये भी कितना बढ़ रहा है, 7 यूनिट। और क्वेश्चन के अनुसार ये जो 7 यूनिट है ना, ये किसके बराबर है, 7 यूनिट है आपका 7 के बराबर, क्योंकि मैंने दोनों नंबरों को कितना बढ़ाया, 7 बढ़ाया। तो यहाँ से देखिए 7 यूनिट बराबर 7, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो आंसर बनेगा 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो हम लोग को चाहिए नंबर्स, तो नंबर हम लोग के पास में कितना है बताइए, नंबर है हम लोग के पास में 3 यूनिट और 5 यूनिट, और 1 यूनिट का मतलब 3 है, तो आंसर 3 और 5 भी बनेगा। बात आई समझ में। क्वेश्चन सिंपल था, और इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को ना एज के वीडियो में पढ़ा दिया है, तो आप लोग एज वाले सेक्शंस को भी देख सकते हैं, वहाँ पर उस वीडियो को देखिए, वहाँ पर आप लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 और आज के सेशंस का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस क्या है देखिए, एज इनकम इज 80% ऑफ बीज इनकम एंड बीज इनकम इज 20% मोर देन सीज इनकम, देन हाउ मच परसेंटेज मोर इज सीज इनकम देन एज इनकम। ए की आय बी की आय का 80% है
और बी की आय सी की आय से 20% अधिक है, तो ए की आय सी की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन से देखिए, और हम लोग को पता होना चाहिए कि जो 80% होता है इसका फ्रैक्शंस जो वैल्यू होता है ना, ये किसके बराबर होता है, 4/5 के बराबर होता है। बात क्लियर है। और नेक्स्ट जो 20% है इसका, ये किसके बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है। ये फ्रैक्शंस वैल्यू होता है 20% का। बात क्लियर है ना। अब देखिए ए का जो इनकम है वो कितना है, ए का इनकम है 80% के बराबर, किसके, बी के इनकम के। बात है समझ में, यानी कि ये क्या होगा, 4/5 बी। यदि मैं यहाँ से रेशियो देखूँ ए और बी के इनकम का रेशियो, तो ये बन जाएगा 4:5। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बीज इनकम इज 20% मोर देन सीज इनकम। बी का जो इनकम है वो सी के इनकम से कितना है, बी का जो इनकम है वो सी के इनकम से 20% ज़्यादा है। इसका मतलब 20% ज़्यादा का मतलब यदि सी का इनकम 5 है तो बी का इनकम 1 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बी और सी के इनकम का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 6:5। यहाँ पर देखिए हम लोग के पास में A/B कितना है, A/B है 4:5। क्या है, A/B है हम लोग के पास में 4:5। क्लियर है ना, A/B है 4:5। और बी रेशियो सी जो है ना वो कितना है, बी रेशियो सी है 6:5। यदि यहाँ से हम लोग को निकालना हो ए बी और सी का इनकम का जो रेशियो निकालना है ए बी और सी का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये तो आप लोग को पता भी होगा, एकदम बेसिक चीज़ें। हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी का आ जाएगा कितना, 30, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25। बात क्लियर है। तो देखिए ए बी और सी के इनकम का रेशियो 24, 30 और 25 आ गया। लेकिन हम लोग को क्या बताना है, कि हम लोग को बताना है कि सी का जो इनकम है वो ए से कितना % ज़्यादा है। क्लियर है ना, सी का इनकम ए से कितना % ज़्यादा है। तो हम लोग को पता है कि सी का इनकम ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, देखिए यहाँ से देखिए सी का इनकम ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ठीक है ना, कितना यूनिट ज़्यादा है, 1 यूनिट ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है। तो सीज इनकम इज़ मोर देन ए बाई कितना, देखिए 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 24 से ज़्यादा है। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए कितना आ जाएगा, लगभग 4/1/6% आ जाएगा। बात क्लियर है ना। तो देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बार, 4 से ये कितनी बार, 25 बार। क्लियर। तो 25 को भाग करने पर ये 4/1/6% आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 4/1/6%। बात क्लियर है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस सेट, जो मैं अभी तक आप लोग को मैंने पार्ट 9 तक करा दिया, इसको आप लोग को दोबारा से एक बार रिवाइज करके करना है। तो आप लोग को एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए रखते हैं हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। और एक चीज़, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। ठीक है।